अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़ एक नई वीडियो में आपके साथ। सर मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त रज़ा उर रहमान साहब, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और एक नेटिव स्कूल सिस्टम के फाउंडर इनकी फैमिली के ही हैं, तो ज़ाहिर है उसकी एक्सपेंशन में सारा इनका हाथ है। बाकी मज़ीद अपना तारुफ रज़ा भाई हमें देंगे। तो रज़ा भाई एक तो अपना डिटेल्ड इंट्रो खुद दे दें, फ्रॉम उसे कहते हैं ना शेर से या बादशाह से, उसका खुद पूछना चाहिए कि उसने क्या कुछ अचीव किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ना तो मैं शेर हूँ और ना मैं बादशाह हूँ। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ आज भी, और तालिब इल्मों के साथ रहता हूँ, और तालिब इल्मों के साथ रहना ही मेरा पैशन है। और यही वो काम है जो हमें हमारे ख़ानदान से भी मिला है, और मैं इसको अल्लाह की तरफ से एक ग्रांट कहता हूँ, या अल्लाह की तरफ से एक ग्रांटेड काम कहता हूँ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला अपने चुने हुए अफराद को ये काम देता है कि वो किसी नेशन को या किसी कौम को या बच्चों को या किसी को इल्म दे सकें, या कुछ सिखा सकें, या कुछ बता सकें। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये काम दिया है तो ये उसका मुझ पे एहसान अजीम है, और मैं उसका इसका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक स्कूल टीचर हूँ जी। मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। कुछ जगह पे, कुछ चैनल्स पे मुझे जाने का मौका मिलता है कि जहाँ मैं तज्जिया पेश कर सकूँ अपना। ये चैनल्स की मेहरबानी है कि वो मुझे बुला लेते हैं या मुझसे तज्जिया करवा लेते हैं। इसके साथ साथ मैं एक पाकिस्तान की जो सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के नाम से तंजीम है, उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। और अपना एक नेटिव स्कूल्स के नाम से स्कूल सिस्टम चला रहा हूँ, जो लाहौर में जिसका हेड ऑफिस है, और बाकी मुल्क के डिफरेंट शहरों में, तकरीबन 25 शहरों में हमारी ब्रांचेज हैं। माशाल्लाह इसके साथ माशाल्लाह। साथ मैं कुछ थोड़ा सा इंडस्ट्री से रिलेटेड भी हूँ, कुछ मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करता हूँ। और ये कुछ मिक्सचर ऑफ वर्किंग है जो मैंने अपना पिछला अरसा 30 साल में सीखी है, और 30 साल में जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसका मैंने खुलासा आपको बयान किया है। और मैं जवाद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जवाद साहब ने आज इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू कंडक्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आज आप सब लोगों से के सामने अपने जो व्यूज़ हैं या अपने ख्यालात हैं उसका इजहार कर सकूं, और कुछ ना कुछ जवाद साहब से आज सीख सकूं। सर बहुत ये तो शुक्रिया। ये तो आपकी मोहब्बत है, मेहरबानी है, वरना ऑफ एंड ऑन हम सीखते रहते हैं। मैं तो क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ अक्सर रज़ा भाई से, ख़ास तौर पे एजुकेशन के अंदर मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है मैं गेन करूँ। अच्छा रज़ा भाई, अब ये जो हमारा जो हमारा आज का इंटरव्यू है, ये हमारा होता है कामयाब लोगों की जो स्टोरी है। तो आपने हमें पहले अपनी अर्ली एज बतानी है कि स्कूलिंग और एजुकेशन तक आपकी कैसी लाइफ रही, और फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसा आए, दूसरा सेगमेंट आ जाएगा। और थर्ड होगा कि अब कहाँ खड़े हैं, और फोर्थ होगा कि आगे क्या प्लान्स हैं। टू बिगिन विद योर अर्ली लाइफ। देखिए, मैंने स्कूलिंग तो 1980s में स्टार्ट की, और 1992 में मैंने मेट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम दिया। और अल्लाह का शुक्र है, मैं शुरू से पढ़ाई की तरफ मैं राग़िब था और पढ़ने में दिलचस्पी थी। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी मैं अच्छा हिस्सा लेता था। 92 में जो ही मैट्रिक किया तो मुझे शौक था कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू करूँ। तो मैंने 92 मैट्रिक करने के फौरी बाद, तकरीबन आप कह लीजिए कोई उन दिनों में मार्च में एग्जाम्स खत्म हो जाते थे, तो मैंने कोई 10-12 अप्रैल से अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर लिया था, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी बिजनेस करते थे। वो एक टीचर भी थे, एक एजुकेशनिस्ट भी थे, और वो डिफरेंट तरह के और भी बिजनेस करते थे। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं भी चाहता हूँ कि बहुत अर्ली एज से ही बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू करूँ। तो उनके साथ बैठना शुरू किया। उन्होंने बहुत जल्द मुझे एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर मुझे एक अपना एक बिजनेस अलहदा से इस्टेब्लिश कर दिया, और वो मैंने शुरू किया। वो बिजनेस जो मैंने पहले किया था वो नाकाम हुआ। 1 साल चलाने के बाद वो मैंने छोड़ दिया, और उसके 1 साल बाद मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट किया, और वो मैं आज तक चला रहा हूँ। और उसमें मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी, तरक्की दी। और वो ग्रेजुअली फिर मैं साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी करता गया, और साथ साथ मैं अपने बिजनेस को बढ़ाता भी गया। इस दौरान मैंने बहुत सारे हुकूमती इदारों के साथ भी काम किया। हुकूमत के बड़े इदारों ने मुझे ऑफर भी किया एज एडवाइज़र, एज अ कंसल्टेंट, और मैंने कुछ टाइम उनको एज अ कंसल्टेंसी भी अपनी दी। इस तरह 1998 की बात आ गई। 1998 में मैंने एजुकेशन को ज्वाइन कर लिया, और उस एजुकेशन में जब मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की तो मैंने फिर एजुकेशन सेक्टर को भी ज्वाइन कर लिया, और मैंने स्कूल्स में बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन भी की, और फिर मैंने पढ़ाना भी शुरू किया। हमारे फादर ने जो हमें शुरू में बहुत अहम चीज़ें सिखाई थी, जो मैं समझता हूँ
कि मुझे भी अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, और बल्कि बाकी लोगों को अगर वो अच्छी लगे, मुनासिब लगे, तो उनको भी वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए। कि हमारे वालिद मोहतरम ये कहते थे कि हर काम को खुद करने की सलाहियत पहले पैदा करें, फिर वो दूसरों को से आप अच्छी आउटपुट ले सकेंगे या दूसरों से बेहतर अंदाज में करवा सकेंगे। तो जब मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की तो मैंने उस वक्त अपनी मास्टर्स डिग्री मुकम्मल कर ली हुई थी। ये 1998 की बात है। उस वक्त जब मैंने मास्टर्स कर लिया था तो मुझे जो मेरे फादर ने स्कूल में क्लास पढ़ाने के लिए दी, वो प्ले ग्रुप क्लास थी। वो क्लास जहाँ बच्चा 3.5 साल का, 4 साल का, 4.5 साल का होता है, और उस बच्चे से कम्युनिकेट करना सबसे मुश्किल काम होता है। और एक तरफ मेरी तरह का 6 फुट 2 इंच लंबा और टॉल बंदा, और उधर वो 2 फुट का, 2.25 फुट का बच्चा। तो उसके लिए थोड़ा सा ये एक डिफिकल्ट काम होता है कि इतने बड़े बंदे को देखे और वो अब घबराए ना और वो बड़ा कॉन्फिडेंस से जवाब दे। लेकिन उस सूरत हाल में भी मैंने उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि शुरू में तो मुझे लगा कि ये बच्चे मुझसे जैसे घबराते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। लेकिन थोड़ा अरसे के बाद मेरी उनसे दोस्ती हो गई। मैंने उनको बाकायदा क्लासरूम में पढ़ाया, कई महीने पढ़ाया मॉन्टेसरी सेक्शन को। और उसके बाद फिर मेरे फादर ने ग्रेजुअली मुझे प्राइमरी सेक्शन दिया, प्राइमरी सेक्शन को मैंने पढ़ाया, और उसके बाद मैंने हाई सेक्शन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और ये मेरा जो एकेडमिक्स का अरसा था, ये तकरीबन 2 साल पे वही था, ये मैंने मुकम्मल किया। और उसके बाद मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठना शुरू हुआ। तो इस तरह फिर ये मेरा जो स्कूल से रिलेटेड काम था, बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड काम था, वो मुझे, मैंने प्ले ग्रुप क्लास भी पढ़ाई, मैंने 5 क्लास भी पढ़ाई, मैंने 7 भी पढ़ाई, 9th भी पढ़ाई, 10th भी पढ़ाई। तो इस सारे दौराना में मुझे अपने बच्चों को बेहतरीन तौर पे हैंडल करने की, उनको टैकल करने की जो सलाहियतें अपने दूसरे पीर से सीखने को मिली, वो मुझे आज भी काम आती हैं। मेरे वालिदैन से मिली, मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने जो वहाँ पे दूसरे टीचर साहिबान थे उनसे मिली, वो मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। बल्कि मैं यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड करूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी की जो बेहतरीन चीज़ें सीखी हैं, वो मैंने बच्चों से सीखी हैं। बच्चे आपको वो बातें सिखा देते हैं जो आप सीखने, अपनी जनरल लाइफ में सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। बच्चा आपको खुद एक्ट करके स्कूल में ऐसी सी बातें सिखा देता है कि वो आपका उस्ताद बन जाता है। तो इलामा इकबाल का शेर भी इस पे मैं हमेशा याद करता हूँ कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने ये बात कही है ना, वो हमें उसी तरफ इंडिकेट किया है कि जो आपके जवान बच्चे हैं या जो आपसे छोटे हैं, उनसे भी सीखने की अपनी सलाहियत को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, और उनसे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो जो मैंने बच्चों से सीखा, जो मैंने वहाँ टीचर से सीखा, वो आज तक मेरे काम आ रहा है। फर्दर फिर जब ये जर्नी चलती गई, मैंने फिर डिफरेंट काम और भी किए, और भी बिजनेसेस में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया। आज अल्लाह का शुक्र है, मैं 6-7 तरह के डिफरेंट बिजनेस करता हूँ। सब बिजनेस अच्छे चल रहे हैं। और अभी कोविड के दरमियान हालिया जो कोविड का बड़ा मुश्किल अरसा गुजरा, उसमें भी मैंने अपनी 1-2 कंपनी स्टैब्लिश की, और वो भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको जो अपनी इनपुट थी वो बेहतरीन दी। बाकी आपका काम है, एक इंसान का काम है, मेरी तरह के आम शख्स का काम है कि वो अपनी इनपुट दे किसी कंपनी को, किसी इदारे को, किसी लोगों को। आगे फिर वो उसमें कामयाबी होना, नाकामी होना, वो अल्लाह ताला का इख्तियार है। फिर अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है अगर आपने बेहतरीन तौर पे अच्छे तरीके से काम किया हो, पूरे SOPs को मद्देनज़र रखा हो, स्पेसिफिकेशंस पूरी की हों, काम को करने के सही तरीकों को अडॉप्ट किया हो, तो आपके लिए कामयाबी दूर नहीं रहती है। तो रिज़ा भाई, हमें और भी अपनी जो मेजर जो आप शेयर करना चाहें बिजनेसेस अदर देन द एजुकेशन सिस्टम, वो भी अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होगी कि और कौन कौन सी फील्ड में आप काम कर रहे हैं इसके अलावा। देखिए, मैं तो इस वक्त एजुकेशन की फील्ड में मैं मेजर काम कर रहा हूँ। एजुकेशन की फील्ड में मैं अपने स्कूल भी चला रहा हूँ। फिर मैं फ्रेंचाइज स्कूल सिस्टम की एक पूरी चेन है, मैं वो भी उसको भी रन कर रहा हूँ, उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। इसी माशाल्लाह। तरह मैं और भी ऐसे 2-3 इंडस्ट्री के बिजनेस में शामिल हूँ जिनका डायरेक्टली ताल्लुक इंडस्ट्री के साथ है। अब मैं आपको, जवाब भाई, मैं आपको यहाँ पे बड़ी क्लियर बात बताऊं कि इंडस्ट्री में मैंने क्यों अपने आप को इन्वॉल्व किया या उसकी रीज़न क्या थी। उसकी रीज़न शायद पैसा कमाना नहीं थी, या उसकी रीज़न शायद ये नहीं थी कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं। मुझे सिर्फ ये शौक था कि मैं प्रॉपर्टी खरीद के, प्रॉपर्टी में जो पैसे डबल होते हैं या जो प्रॉपर्टी में आपको बेनिफिट मिलता है, मैं वो बेनिफिट नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए जिससे 20 रोजगार डेवलप हों, जिससे 15 घर चलें। ऐसा काम किया जाए जो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे मुल्क को फ़ायदा दे। मैंने अभी आपको जिक्र किया कि मैंने कोविड के अरसे में भी एक फैक्ट्री लगाई। वो पाकिस्तान की पहली फैक्ट्री थी जो उस वक्त लगाई गई। उससे पहले वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं बनती थी।
और वो इंपोर्ट की जाती थी, और वो $5.5 मिलियन की इंपोर्ट होती थी हर साल। अब वो फैक्ट्री पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में लगाने का मकसद ये था कि हम जो इतना पैसा अपना इंपोर्ट की फॉर्म में लोगों को दे देते हैं, दूसरे ममालिक को दे देते हैं, और बाद में पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है, तो क्यों ना हम वो इंडस्ट्री को अपने मुल्क में ले आएं और अपने मुल्क में ला के यहाँ पे लोगों को रोजगार भी दें और हमारे मुल्क को उसका फायदा भी हो। तो ये अगर आप अपनी अप्रोच रखेंगे, ये मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी ये अप्रोच रखेंगे तो अल्लाह ताला आपकी इस अप्रोच के आप कह लीजिए कि रिवॉर्ड में आपको नवाजेगा भी बहुत। और साथ साथ ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे पैसा दिया है, अल्लाह ने मुझे अगर इतने ज़राए दिए हैं कि उससे मैं कोई फैक्ट्री लगा सकूं, या मैं कोई स्पेयर प्लॉट लेके खरीद के रख सकूं, या मैं कोई इन्वेस्टमेंट अपने बैंक में रखी हुई है, तो मैं उसे किसी ऐसे काम में लगाऊं जिससे मेरे मुल्क को फायदा हो, मेरे मुल्क के लोगों को फायदा हो, रोजगार डेवलप हो, हमारा इंपोर्ट का बिल कम हो, हम ट्रेड डेफिसिट से निकलें, हम खुद प्रोडक्शंस करें। जवाब भाई, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे फादर चूंकि मैकेनिकल इंजीनियर थे फ्रॉम यूईटी, वो इंजीनियरिंग की फील्ड से भी ताल्लुक था, लेकिन वो खुद ट्यूशन पढ़ाते थे। खुद ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के उन्होंने खुद इंजीनियरिंग की, और जब इंजीनियरिंग कर ली तो उनको ये अंदाजा हुआ कि जो मेरा पैशन है पढ़ाने का, वो मैं नहीं छोड़ सकता। वो एक तरफ अपना बिजनेस करते रहे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड था, और एक तरफ वो पढ़ाते रहे बच्चों को। जो इंडस्ट्री से रिलेटेड था उसमें उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग काम किए। ये 1970s की मैं आपको बात बताने लगा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान की पहली गाड़ी उस वक्त बनाई जो पेट्रोल पे ही चलती थी, लेकिन मोटर बाइक के इक्वलेंट थी। मोटर बाइक उस जमाने में 8,000, 9,000 और 10,000 की रेंज में होती थी। वो जो गाड़ी का उन्होंने मॉडल तैयार किया था वो भी इसी प्राइस रेंज में था, और वो गाड़ी सिर्फ दो लोगों के बैठने के लिए थी, और दो लोगों बाइक पे भी दो लोग बैठते थे। तो वाई नॉट कि उनको एक सेफ ड्राइव दी जाए जिसमें के चार पहिए हों और उनको एक्सीडेंट की फॉर्म में उन लोगों को नुकसान ना पहुंचे। तो उन्होंने जब वो गाड़ी बनाई, या वो गाड़ी जब मार्केट की, तो वो गाड़ी बड़ी पिजराई मिली। लेकिन चूंकि गाड़ी को बनाना और गाड़ी के पूरे एक पूरे मैकेनिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप करना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, तो वो शायद चूंकि एक आम टीचर थे तो उनके पास इतने पैसे, इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे, तो वो उसको इस फॉर्म में तो नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने अपनी मैकेनिकल जो भी उनकी सलाहितें थी उनको बड़े अच्छे तरीके से बुरे कार लाए, और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंटेलेक्चुअल से उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। और वो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों के बानी हैं आज। आज उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन में नहीं हैं, उनके स्टूडेंट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में नियन साइन इंडस्ट्री को मुतारिफ कराने वाले भी फजलुर रहमान साहब थे। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक स्विंग्स हैं उसको भी मुतारिफ करवाने वाले वो फजलुर रहमान साहब थे। फर्नीचर को, लेटेस्ट जो फर्नीचर है उसको भी मुतारिफ करवाने वाले वही थे। तो वो उनका जो कि क्रिएटिव माइंड था, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, फिर साथ ये एजुकेशन का बैकग्राउंड था। तो ये तीनों चीज़ों को क्लब करने के बाद वो रोज़ कोई ना कोई नया आइडिया निकाल लेते थे, और वो आइडिया निकालने के बाद उसको अमली शक्ल दे देते थे। आइडिया निकालना बड़ा आसान होता है, या आइडिया तो रोजाना एक वक्त में हजारों लोगों के जहन में आ रहे होते हैं, कैसे आइडियाज आ रहे होते हैं, लेकिन उस आइडिया को अमली शक्ल देना बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल तो अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी हुई थी कि वो आइडिया को जो सोचते थे फिर उसको अमली जामा भी पहना देते थे। यानी इसमें ये बात है कि उनके आइडियाज़ प्रैक्टिकल भी होते थे और जो उनका जी उन्होंने बिल्कुल। प्रूव भी किया उसको करके। बेशक। तो माशाल्लाह ये तो बड़ा ज़बरदस्त। आप भी उसी तरह अपने वालिद साहब को याद करते हैं, प्रेज़ करते हैं जैसे मैं करता हूँ। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ख़ुद ही का इंटरव्यू कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं अपने फादर की अचीवमेंट्स बताता हूँ। और ये एक इंसान की बड़ी खुश नसीबी होती है कि वो एक ऐसे घर में पैदा हो कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उसका अपना वालिद हो। जिसे मैं कहता हूँ असल मुर्शिद होता ही बाप है, जो बेसिकली। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी वेल सेड। और ये बात बच्चों को, सुनने वालों को कहीं कागज पे लिख के रख लेनी चाहिए। जी। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है वो आपका फादर और आपकी मदर है। बिल्कुल इनसे सही, बढ़ के कोई भी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा रिज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि आज अब जहाँ पे आप मौजूद हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में, आपके दर्जात में और ज़्यादा बुलंदी करे और आपको और ज़्यादा तरक्की दे, और हम आपसे सीखते रहें और बार बार आपकी नए नए वेंचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहें। अब आप फ्यूचर में क्या प्लान्स रखते हैं? आगे आप किन लाइनों पर काम करने की कोशिश करते हैं? और एक रिक्वेस्ट जो मैं ऑफ एंड ऑन आपको ख़ुद भी करता रहता हूं कि जो आगे हमें एजुकेशन में एंटरप्रेन्योरशिप को और स्टॉक मार्केट को भी इंट्रोड्यूस स्कूल लेवल पे जाके कराना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर ये बुनियादी नॉलेज इसकी शुरू हो। तो आपके क्या प्लान्स हैं इन चीज़ों को लेके?
जवाब साहब देखिए, जो मेरा इस वक्त जो मेन फोकस है ना, एक्चुअली जो हम जिस एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, जी ये ऑब्सलीट हो चुका है। और बिल्कुल। मेरा बहुत ज्यादा फोकस है, या 90% मेरा फोकस है कि मैं इस सिस्टम को रिवाइव करने में अपना रोल कहीं प्ले कर सकता हूं, तो मैं उसकी भरपूर कोशिश करूं। जी उसके लिए मैंने नेशनल करिकुलम काउंसिल में भी अपनी इनपुट देने की कोशिश की है। मैंने जो फेडरल एजुकेशन बोर्ड है उसमें भी की है। मैंने पंजाब एजुकेशन जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ भी कोई ना कोई इस मामले में बातचीत रहती है। और सबसे बढ़कर ये कि जो मैं आपको एक बात यहाँ पे एक्नॉलेज करूंगा, कि जो मैंने जितनी ये काविश की है जिसके अंदर एजुकेशन की प्रमोशन है या एजुकेशन की थोड़ी एनहांसमेंट है, जिसमें स्किल एजुकेशन है, या जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जिसमें क्लब हैं, इसमें जो मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है वो पाकिस्तान का मीडिया रहा है, और ख़ास करके मॉर्निंग शोज़ रहे हैं। ये सब मीडिया ने जिस तरह से मेरी बात को हाईलाइट किया या बार बार मुझे उसको कहने का मौका दिया, हर चैनल ने मुझे बुलाया या हर चैनल मुझे बुला के पाकिस्तान के एजुकेशन रिफॉर्म पे बात जब करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अहम और बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जैसे आपका भी जो प्लेटफॉर्म आज इस पे बातचीत जो की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि इसके जरिए जितने भी लोगों को मैसेज जाएगा, वो चाहे 2 लाख को जाए, 4 लाख को जाए, 2 लाख को जाए, वो मैसेज जब स्प्रेड होगा तो उसके कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जरूर आएगी ब्रेन के अंदर। जो बिल्कुल। सुनने वाले लोग हैं उनको ये बात मालूम होगी कि एजुकेशन की आज क्या जरूरत है और आने वाले 10 साल के बाद क्या जरूरत होगी। मेरा जो इस वक्त फोकस है वो एजुकेशन की इन्हांसमेंट में अगले 10 साल के ऊपर ही है, या अगले आने वाले 15 साल में बच्चों को कौन सी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए और किस एजुकेशन के जरिए वो अपने रिसोर्सेज को बेहतर कर सकेंगे, और कैसे वो अपना एक सोसाइटी में अपना प्रोफेशन भी और अपना एक मेयार भी कायम कर सकेंगे, अपनी वैल्यूज को भी कायम रख सकेंगे, और साथ साथ अपने पैसे भी कमा सकेंगे। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं कि आपने अपना एजुकेशन स्टेटस क्या रखना है, आपने अपना प्रोफेशनल स्टेटस क्या रखना है, और आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए। देखिए, जो हमारा पुराना निज़ाम तालीम था, जो जिसको मैं आज से 2 साल पिछला निज़ाम तालीम कहता हूँ, वो तकरीबन आज से 20 साल पहले उसको उसमें कोई अमेंडमेंट की गई और उसमें कुछ चीज़ों को इनकैलकुलेट किया गया। लेकिन जो नई गवर्नमेंट आई पिछले 2-3 साल, जिस गवर्नमेंट ने हुकूमत की, इस गवर्नमेंट ने सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम से जो नया करिकुलम बनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई इनकैलकुलेट कर दी। अच्छा, उस इन चीज़ों के अंदर जैसे आपने भी एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र किया, इसको भी कैलकुलेट किया गया, इनकैलकुलेट किया गया। इस तरह की और बहुत सारी 21st सेंचुरी की स्किल्स हो गई बच्चों के लिए, जदीद सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो गए बच्चों के लिए। फिनलैंड, जिस तरह का निज़ाम फिनलैंड का है तालीम का, उसको भी अप्रिशिएट किया गया। डॉक्टर मारिया मॉन्टसरी का मेथड जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसको भी अप्रिशिएट किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लब करने के बाद एक पहले से एक बेहतर सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया है। ये सिस्टम बेहतरीन नहीं है, लेकिन ये पहले से बहुत बेहतर है। हमें इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है, इसमें नई चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे स्किल्स का जिक्र हुआ कि हमने स्किल्स को भी इसके अंदर ऐड करने के लिए भरपूर कोशिश की, और गवर्नमेंट की ये मेहरबानी कि गवर्नमेंट इसमें सीरियस नजर आई। देखें, जो स्किल्स की जैसे आपसे बात होगी ना, आज पाकिस्तान में आज से 1 साल से पहले सिर्फ साइंस में और आर्ट्स में मैट्रिक करवाया जाता था। जी अब ये जब थोड़ी सी कोशिश मैंने की, अपनी इनपुट दी, और उसके बाद हमने अथॉरिटी से बात करने के बाद मैट्रिक को फ्यूचर स्किल्स के अंदर भी शुरू करवा दिया गया है। और मैट्रिक की फौरी बाद, उनकी बहुत मेहरबानी फेडरल बोर्ड की कि उन्होंने फौरी बाद एफएससी स्किल्स वो भी मुतारिफ करवा दिया बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चों को मैट्रिक स्किल्स की फैसिलिटी मिल जाती है, उसमें बच्चे आईटी के कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें बच्चे होटल मैनेजमेंट के से मुतल्लिक बहुत कुछ कर सकते हैं, टूरिज्म के मुतल्लिक उसके अंदर स्टडीज है। जब वो ये इनमें से कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेने के बाद उसकी एक्सपर्टी कर लेंगे, तो मेरा तो ये ज़ाती अपनी राय है कि वो मैट्रिक के फौरी बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो अर्न कर सकें और वो अपनी अर्निंग की तरफ आ सकें। अब जहां आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की कि बच्चों को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में या फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कैसे बताया जाए इस करिकुलम के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। और मैंने जैसे आपसे पहले भी 1-2 दफ़ा अर्ज की कि इसको ज़रूर हम अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बावर करवाएंगे, हम उनके नोटिस में लेके आएंगे कि आप इसको फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसको ज़रूर प्रमोट किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी की प्रमोशन तो आप दूर की बात है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी फाइनेंशियल फ्रेंडली पॉलिसीज भी मौजूद नहीं है जो हमें मोटिवेट करती हों कि हम स्टॉक एक्सचेंज की तरफ चले जाएं या हम इंडस्ट्री लगा लें।
हमारे पास तो ऐसी पॉलिसीज ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल सिंपल पॉलिसी है कि आप प्रॉपर्टी डीलर बन जाएं, आप प्रॉपर्टी डीलर से सोसाइटी ओनर बन जाएं, और आप सोसाइटी ओनर से फिर मुल्क के सबसे बड़ी सोसाइटी बन जाएं, और आप यहाँ पे प्लॉट्स की सेलिंग और बाइंग करें और उससे पूरा का पूरा मुल्क चलाएं। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ही एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है दुनिया के दूसरे ममालिक में। मैंने तो ऐसा फॉर्मेट कहीं नहीं देखा जो पूरा मुल्क प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग के ऊपर चलता हो, और आर्टिफिशियली प्राइसेस को क्रिएट कर दिया जाता हो, और पूरे मुल्क के लोगों का एक मोटिव हो, एक उनका एक डिजायर बन जाए कि जी हमने प्रॉपर्टी डीलर बनना है। क्या दुनिया में प्रॉपर्टी डीलर, जहां जिस ममालिक में प्रॉपर्टी डीलर्स का को आप कह लीजिए आइडियलिज्म बनाया जाता है। मैं चंद दिन पहले देख रहा था, आजकल यहाँ पे एक हमारे लाहौर के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको एक बड़ी पार्टी ने टिकट दे दिया है, तो उन्होंने पूरे लाहौर में कुछ 40 बड़ी स्किन्स लगा दी हैं। तो वो प्रॉपर्टी डीलर ने तो एक प्लॉट बेचना है, 2 प्लॉट बेचने हैं, 40 स्किन्स लगा देनी है, लेकिन इंटेलेक्चुअल कैसे आएगा एमएनए बनने के लिए? इंटेलेक्चुअल को कौन सी चीज मोटिवेट करेगी? और बड़ी सियासी पार्टियों को इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं लेके आने, क्यों नहीं अपनी एक्सपर्ट फील्ड के लोगों को लेके आना? क्या आपने पूरी पार्टी में प्रॉपर्टी डीलर्स को भर्ती करने के बाद इस मुल्क को चलाना है? क्या वो आपके मुल्क के फाइनेंशियल सिस्टम को चला सकेंगे? क्या वो स्टॉक एक्सचेंज को समझते हैं? क्या वो आपके ट्रेड डेफिसिट को समझते हैं? क्या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की खामियों को, क्या वो हमारे हमारे ह्यूमन रिसोर्स को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्या वो बाहर के ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ ला सकते हैं? क्या हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को सही ट्रेनिंग दे रहे हैं? इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिसको इग्नोर कर दिया जाता है। और वो जो इग्नोरेंस है, मैं समझता हूँ कि वो फिर आखिरकार ये होता है कि हम एक ऐसा माशरा तश्कील दे देते हैं जहाँ पे फिर कोई असूल नहीं रहते, कोई वैल्यूज़ नहीं रहती, बस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए धोखा देना पड़ता है तो धोखा दे दीजिए, फ्रॉड करना पड़ता है तो लोग फ्रॉड करते हैं, कोई भी गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, रिश्वत हो गई, कुछ भी हो गया, तो लोग फिर वो रास्ते इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हम तो अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत करार देते हैं, हम तो उनकी उम्मत हैं। हम तो चाहते हैं कि हम उनकी सुन्नतों पे अमल करें, और उनके जो काम उन्होंने किए, चाहे उन्होंने कारोबार किया, सच बोला, उन्होंने ईमानदारी के वो मीनार कायम किए, उन्होंने दयानतदारी के जज्ब जो एक मिसालें कायम की, हमें तो उन मिसालों को फॉलो करना था। हमने तो उन मिसालों को दुनिया भर को दिखाना था कि हम जिस नबी की उम्मत हैं, उस नबी की जो कुछ ना कुछ एजुकेशन हमने हासिल की है, और हासिल करने के बाद हम भी अपने आप को चाहते हैं कि हमारा भी इतना अच्छा ट्रेड सिस्टम हो कि हम कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, हम कभी किसी के साथ ज्यादती ना करें। आपने बहुत दफा सुना है कि जापान में किसी का वॉलेट गुम हो गया तो वो घर तक पहुंचा के जाती है उनकी पुलिस, जी। क्योंकि उसको वहां से कोई नहीं उठाता। तो लेकिन हमारे यहाँ तो वॉलेट जेब से निकाल लिया जाता है और आपके सामने निकाला जाता है, और पुलिस भी अगर करीबी खड़ी होती है तो उसकी भी जरूरत नहीं होती कि उस बंदे को कहे कि आपने वॉलेट क्यों निकाला है, और पुलिस भी साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रही होती है। तो हम किस माशरे में जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है जवाब साहब कि देखें, हमें देख कौन रहा है, हमारे बच्चे किसको देख रहे हैं, उनके लिए आइडियल कौन है, वो किसको फॉलो करें, हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? हम तो जो डायरेक्शन अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं, या फर्ज करें आप एज अ फैमिली, आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं, मैं एज अ पेरेंट देना चाह रहा हूँ, मैं एज अ टीचर देना चाह रहा हूँ, उसकी तो कहीं पे आपस में रिलायबिलिटी है ही नहीं। कहीं पे भी आपस में वो ट्रैक नहीं होते कि मैं कहता हूँ सच बोले, यहाँ मार्केट में कौन सच बोलता है? मैं कहता हूँ कि किसी के साथ बात कलामी नहीं करनी, यहाँ पे तो हमारे सियासतदान टीवी पे आके एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होते हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं? क्या इस माहौल में हम अपने बच्चों को वो सीधा रास्ता दिखा सकते हैं जिसके बारे में हमारा दीन हमें कहता है, जिसके बारे में आप ह्यूमन राइट्स कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, ना दीन कहता है, ना हमारी वैल्यूज कहती हैं, ना ह्यूमन राइट्स कहते हैं, हम तो अपने बच्चों को वो माहौल ही नहीं दे रहे हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक ऐसी पौध तैयार कर लेंगे जो पौध आगे जाके इस मुल्क को बड़े अच्छी तरीके से चला लेगी? मुझे तो बाज़ का जवाब साहब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हमारी जो इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट है, शायद वो चाहती ही नहीं है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हों, हमारे मुल्क में हमारी जो नई आने वाली पौध है वो पढ़ लिख जाए, वो इंडिया से कम्पीट कर सके, वो दुनिया से कम्पीट कर सके, वो दुनिया को बता सके कि खुदा ने हमें भी ज़हन दिए हुए हैं, वो दुनिया को दिखा सके कि जो तुमने अगर कुछ क्रिएट किया है तो हम भी क्रिएटिव लोग हैं, हमारे अंदर भी इन्वेंशंस हैं, हम भी आपको इनोवेट करके दिखा सकते हैं। क्या ये हमारा ख्वाब रहेगा कि हम सिर्फ ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करेंगे जो जाके दुनिया के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें? क्या ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है? ये सब पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आप कह लीजिए कि पूरी अच्छी खासी बड़ी लॉबी है जो ये चाहती नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये ग्रोथ दे सकें। आप देखें कि बहुत सारे
पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 5 करोड़ बच्चा स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है। 5 करोड़ बच्चे का कम अज कम भी अगर आप लगाइए ना, तो 10 करोड़ वालदैन बनता है। 10 करोड़ के करीब लोग हैं जो एजुकेशन के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। उनमें उनके पेरेंट्स भी शामिल हैं, उनके बहन भाई भी शामिल हैं, और वो बच्चे भी शामिल हैं। इतनी बड़ी आबादी जब आपकी एजुकेशन से मुंसलिक हो, और आपकी इतनी बड़ी आबादी रोजाना ये पढ़ रही हो कि हमने अपने आप को ऑनेस्ट रखना है, हमने ऑनेस्टी के रास्ते पे रहना है, सच बोलना है, हमने ब्राइब नहीं करना, हमने रिश्वत नहीं किसी को देनी, ना रिश्वत किसी से लेनी है, हमने अपने मुल्क को संवारना है, हमने अपने मुल्क की बेहतरी करनी है। और जब आधी आबादी आपका ये पढ़ के जा रही हो घर में, और जाके वालदैन को भी पढ़ा रही हो, और कोई असर ना निकल रहा हो, कोई उसके इफेक्ट्स ना आ रहे हों, तो फिर ये बड़े गौर तलब बात है और बड़े सोचने की बात है। और यकीनन ये परेशानी वाली बात है। इसके ऊपर हमें बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा, और बहुत तेजी से सोचना पड़ेगा, और फौरी अपने इसका कोई सोल्यूशन तजवीज़ करना पड़ेगा। आई 100% एग्री। और थोड़ा सा आपकी बात में मैं ऐड करूँगा कि जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है पूरी दुनिया में, जितनी मेरी बिज़नेस की सेंस है, वहाँ रियल स्टेट डेवलपमेंट होती है, प्लॉट गेम नहीं होती। यानी घरों के ब्लॉक बना के या कमर्शियल ब्लॉक बनाकर वो एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं, अब फ्लैट्स बनते हैं। ये वाहिद दुनिया का मुल्क है कि जिसके अंदर प्लॉट प्लॉट लोग खेलते हैं, बल्कि फ़ाइल फ़ाइल खेलते हैं। प्लॉट से भी पहले फाइलों के ऊपर सटा। ये दुनिया में अगर आप कहीं रियल स्टेट में बताएं तो आई डोंट थिंक सो कि फ़ाइलों का कॉन्सेप्ट भी वहाँ एग्जिस्ट करता है उन ममालिक में। अफ्रीका वगैरह में शायद हो, जो ये एडवांस मुल्क हैं, इनमें तो बाकायदा रियल स्टेट डेवलपर होता है जो सामने डेवलपमेंट कर रहा होता है और 18-20 इंडस्ट्री को बूस्ट दे रहा होता है, कमर्शियल सेंटर्स बना रहा होता है, और वो हमें कहीं नज़र नहीं आते यहाँ। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि सिर्फ हम वो जिसे कहते हैं कि हॉरिजेंटली प्लॉट फैलाते जा रहे हैं, उन प्लॉटों में घर नहीं बने हुए, और वो जनाब लोग घुमा रहे हैं और उसमें पैसा छुपा रहे हैं और बना रहे हैं, और इकनॉमिक एक्टिविटी जो है रुकी हुई है। मैं 101% आपके साथ इन सारी बातों पे एग्री करता हूँ। लेकिन आप जैसे लोग पाकिस्तान की उम्मीद हैं, जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं इस निज़ाम को, जो इंशाल्लाह बदलेंगे। मुझे अल्लाह से भी पूरा यकीन है, और मुझे यकीन है कि कोशिश करते रहेंगे। ये हमारे जो इंटरव्यू की सीरीज़ है, ये सीरीज़ ही ऐसी है कि लोग आपसे इंस्पिरेशन लें। हमने ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स को भी डाला, हमने इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके इंटरव्यू भी डालें, हमने, आप देखें आप इतने बड़े स्कूल सिस्टम को चला रहे हैं। अगर ये हमारा मैसेज बाकी लोगों तक जाता है तो वो भी अपना जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको चेंज करेंगे, प्रोसेस को चेंज करेंगे, इनोवेशन लाएंगे, एकेडेमिया को और इंडस्ट्री को करीब लेकर आएंगे, और जो ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जैसे स्किल्स का आपने फरमाया, मैट्रिक का और फिर एफएससी का, कि अल्टीमेटली तो इन्होंने विजन लेके, विजडम लेके, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में या तो जॉब्स लेनी है या जॉब क्रिएट करनी है। तो ये जिस दिन हमारा सिस्टम इस लाइन पे चल जाएगा, मैं नहीं समझता कि चाइना से, मलेशिया से या और इन ममालिक से हम पीछे रह जाएंगे। सिर्फ इसमें ज़रा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, और उस चेंज को ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये इंटरव्यू भी इसका मकसद भी यही है कि जहाँ तक हो सके हमारी आवाज़ पहुँचे। तो रिज़ा भाई, एक मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम है, मैं अक्सर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों में भी जाता हूँ, आप जैसे दोस्त भी बुलाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम बोलते हैं और लोगों को कहते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जो बंदा यहाँ से बाहर जाता है पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, उसे 20 घंटे का वर्किंग परमिट मिलता है, यानी वो 20 घंटे काम कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में आप किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को इंटरव्यू कर लें, वो 20 घंटे क्या 10 घंटे भी कुछ नहीं करता। यानी 2 घंटे अगर 5 डेज़ वीक भी लगाएं, 20 घंटे का मतलब है कि 4 घंटे रोज़ाना, यानी हाफ वर्किंग डे अगर 5 डेज़ वीक हो तो एक नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 8 घंटे होती है और 40 आवर्स काम करता है, तो यानी उसको 50% उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ ये चीज़ ही नहीं है। तो इस पर भी मेरी रिक्वेस्ट आपको भी होगी कि इस पर एक तो अपना पहले ओपिनियन दें, दूसरा जितने चैनल्स में आप तशरीफ़ ले जाते हैं, आपके अपने स्कूल में जहाँ भी आप बात करते हैं, उन्हें ये क्वेश्चन ज़रूर बताएं कि वहाँ पे वो लड़का जो है अगर 20 घंटे या लड़की 20 घंटे काम कर सकती है हफ्ते में, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकती।
जी जवाद हफीज साहब, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। बड़ी अहम तरफ आपने हमारी तवज्जो दिलाई है, मैं बहुत मशकूर हूँ। देखिए, एक तो ये मामला कि हमारे बच्चों का काम ना करने का स्टेमिना बिल्कुल नहीं है, काम करने का स्टेमिना बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे जो काम करते हैं, चलें जो 4 घंटे काम भी करते हैं ना, उसमें भी जिस दर्जे का काम किया होता है, अगर कोई भी समझदार बंदा हो ना तो उठा के वो रद्दी की टोकरी में फेंक दे। हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना पुअर है। हमारी जो, अगर इसको सही तरह इसकी ट्रेल बनाई जाए ना जी, हमारा जो यूनिवर्सिटी में बच्चे को चीज सिखाई जाती है, या जो उसका टॉपिक है, जिस तरह उसको ग्रिप दी जाती है, वो इतनी वीक है कि जब बच्चा अपना प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, अपनी जॉब पे जाता है, अपने बिजनेस पे जाता है, तो वो उसका 5% भी आउटपुट नहीं दे पाता। और जो वो काम करके देता है आपको, वो इस कदर इतना भी काबिल नहीं होता कि उसको दुनिया में, बाकी दुनिया के कामों से अगर उसको कंपेयर किया जाए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर मैंने पाकिस्तान में किसी बच्चे से वेबसाइट बनवाई है कि आप मुझे मेरी वेबसाइट बना दें, वो फ्रीलांसर है, वो अपना एंटरप्रेन्योर है, वो जो भी अपनी कंपनी चला रहा है, वो वेबसाइट और एक वेबसाइट मैंने अगर बांग्लादेश के किसी बच्चे से बनवाई है, किसी और मुल्क के किसी बच्चे से बनवाई है, तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। फिर उससे इंपॉर्टेंट बात, उन दोनों की पब्लिक डीलिंग में जमीन आसमान का फर्क होगा। हमारे बच्चे को बात ही नहीं करनी आती, उसको 2 पॉइंट समझाओ, उसे तो वो दोनों पॉइंट समझ नहीं आएंगे, और वो आपके साथ बजाय इसके कि उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करके उसको ठीक करे, वो उसके ऊपर आपसे बहस शुरू कर देगा। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे साथ अभी हुआ है। अभी मुझे वेबसाइट बनवानी पड़ी। दोनों बच्चों की जो वेबसाइट थी वो इतनी पथेटिक थी कि मैंने अगर एक वेबसाइट किसी और से आउट ऑफ द कंट्री बनवाई है, उससे कम पैसे दे के, उससे कम पैसे दिए, $100 दिए हैं, उससे कम पैसे दे के मैंने बनवाई है, तो वो हमारे बच्चों की निस्बत 5 टाइम्स बेहतर है। और हमारे बच्चों को अगर कहा गया कि आप इसको इम्प्रूव बेहतर कर लें, या आपने इसके अंदर ये गलती की है, ये इसको ठीक कर दें, तो हमारे बच्चों का एटीट्यूड, मिजाज इतना सख्त है कि वो ये समझते हैं कि शायद उन्होंने ऑर्डर देना है कि इस वेबसाइट को कैसे बनाना है, हम नहीं बता सकते, उनका कस्टमर नहीं बता सकता। तो जो बच्चों को काम ना करने की आदत है, वो सर फ्रॉम द होम है। फ्रॉम घर से शुरू हुई, वो स्कूल आई, स्कूल से वो कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, और फिर आखिरकार वो उनके दफ्तर में पहुंच गई। अब उन्होंने जब काम करना है, हमारे बच्चों ने, हमारे ह्यूमन रिसोर्स ने, तो उन्होंने उसमें से आधा टाइम ज़ाया करना है। 8 घंटे जो उन्होंने काम करना है, उसमें से 4 घंटे भी वो आउटपुट नहीं देंगे, और बाकी 4 घंटे वो बातें करके गुजारेंगे, वो कोई आप कह लीजिए फजूल एक्टिविटी करके गुजारेंगे, उसको इम्बैलेंस करके गुजारेंगे। मैं आपको यहाँ एक मिसाल दूँ, जो हमारा इंडस्ट्री का वर्कर है, जो कि मेरा ताल्लुक इंडस्ट्री से भी है, तो जो हमारा इंडस्ट्री का वर्कर है, वो जो अपनी डेली आउटपुट निकालता है, और उसके, आप कह लीजिए उसके बराबर में, अगर मैं चाइनीज इंडस्ट्रियल वर्कर की आउटपुट देखूं, तो चाइना के इंडस्ट्रियल वर्कर की आउटपुट 5 टाइम्स ज्यादा है। अगर हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर एक आइटम को 100 आइटम्स बनाता है पूरे दिन में, 8 घंटे में, तो चाइना का 500 आइटम्स बनाता है। इतना ज्यादा फर्क है। फिर उनकी क्वालिटी, उनकी फिनिशिंग, उनकी परफेक्शन हमसे बहुत आगे है। वो तो हर हर पीस के ऊपर अपनी परफेक्शन को बेहतर करना चाह रहे होते हैं, और हम ये चाह रहे होते हैं कि इसका एक ऑर्डर आया हुआ है कंपनी का, बस उसको जैसे तैसे करके निकाल दें और हम इससे बरीजुमा हो जाएं। जवाब साहब, मैंने पिछले 5 सालों में 5 डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस से अपने स्कूल्स के लिए अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने की कोशिश की है, और मैंने मिलियंस में पैसे दिए हैं। और मैं यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि पांचों के पांचों ये जो सॉफ्टवेयर हाउस थे, वो नाकाम हो गए हैं। क्या इतनी मुश्किल साइंस है, क्या इतनी मुश्किल चीज़ है जो हमने आपको दे दी है, और क्या आप उसकी आउटपुट दे रहे हैं? बेसिकली आउटपुट जो है वो आपके इनर, आपके ब्रेन में जो एक नॉलेज था, या जो उसकी स्किल थी, उसकी वीकनेस है, वो कमी है उसकी। आप वो काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हमारी पाकिस्तानी कंपनीज वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। देखें, जो पाकिस्तान का दुनिया भर में जो स्किल्ड वर्कर का जो रेट है, आप कह लीजिए कि उसकी जो क्वालिटी रेट है, वो दुनिया के बाकी तमाम वर्कर से बहुत कम है। दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग, चाहे वो इंडिया है, बांग्लादेश है, चाहे मलेशिया है, चाहे कोई और कंट्री, आप किसी को भी नाम ले लीजिए, वो हमारे वर्कर से, उनके वर्कर बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। चाहे वो स्किल्ड वर्कर है, चाहे वो अनस्किल्ड वर्कर हैं, वो दोनों सूरत हाल में वो हमारे वर्कर से बेहतर आउटपुट देते हैं। और वो जो आउटपुट देते हैं, वो जॉब्स को मेंटेन करते हैं। मैं तो अपने बड़े बड़े अहम लोगों को देखता हूँ जिन्होंने यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, और बाद में जाके पता लगता है वो कनाडा में उबर चला रहे हैं, हाँ दूसरे जी। ममालिक में वो जॉब्स कर रहे हैं जिस जॉब के लिए उन्होंने पढ़ा ही नहीं, जिस जॉब के लिए मैं समझता हूँ वो डिजर्व ही नहीं करते। अगर आपने इतनी स्टडीज कर ली है और उसके बावजूद आप अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं आप
किसी को आप एडमायर करवा पा रहे, या किसी को साबित कर पा रहे कि मुझे ये मुझे अकाउंट्स की तमाम चीज़ें आती हैं, या मैं आपकी अकाउंटेंसी को बेटर तौर पे मैनेज कर सकता हूँ, तो इससे बढ़ के और बदकिस्मती क्या होगी। जैसे आपने पहले पॉइंट आउट किया ना कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस नहीं डेवलप कर रही, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको नहीं पूरा कर पा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं कर रही हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसको ये एक लम्हा फिक्री है कि हमें अपने बच्चों को नए दौर के, नए इरा के, नए ज़माने के मुताबिक तैयार करना है, और उसके मुताबिक अगर तैयार नहीं करेंगे तो ये सब बच्चे वेस्ट हैं, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कहीं भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इसका सलूशन क्या होगा? अब आप क्या समझते हैं आने वाले दौर में क्या किया जाए कि ये चीज़ें अपनी सही सिमत में चलें? देखिए जवाब साहब, इसका सोल्यूशन तो बहुत कड़वा है, और सोल्यूशन कड़वे के साथ इसका जो मेरा अगला जवाब है वो भी ज़रा तल्ख है, मैं माजरत चाहूँगा पहले ही, कि देखिए जब तक हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं ठीक होगा, मैं निज़ाम इंसाफ की बात कर रहा हूँ, कि जब तक हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ नहीं ठीक होगा, हमारे मुल्क के बाकी सेक्टर्स ठीक नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी बात हुई प्रॉपर्टी का, लोग बिजनेस करते हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ यहाँ पे आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो बड़े एजुकेशनिस्ट हैं वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन यूनिवर्सिटीज के ओनर्स का क्या काम है? ये यूनिवर्सिटीज इन्होंने क्यों खोली हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए, या ये बच्चों को पढ़ाने के माहिर हैं, या ये प्रॉपर्टी डीलर थे और ये बच्चों को पढ़ाने में आ गए? ये दो सवाल जन्म लेते हैं इस चीज से। अब जो बंदा प्रॉपर्टी डीलिंग करता होगा और वो यूनिवर्सिटी खोल लेगा, तो आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपने मैथ्स की कैलकुलेशन कैसे करेगा। वो हर वक्त 2:2 4 करेगा, वो 10:10 1000 करने की कोशिश करेगा, 100 भी नहीं करना चाहेगा, वो 1000 पे जाएगा। तो जब आपका मकसद पैसे कमाना बन जाए, यूनिवर्सिटीज का मकसद पैसे कमाना बन जाए, कॉलेजेस का मकसद, स्कूल्स का मकसद ये बन जाए, तो फिर आप एक अच्छी कौम कैसे तैयार करेंगे? अब ना इन यूनिवर्सिटी ओनर्स, ये वो टाइकॉन है जिनको ना अदालत पूछ सकती है, ना कोई आम आदमी पूछ सकता है, यही वो MNA साहिबान हैं, MPA साहिबान हैं, बड़े बड़े इदारों के मालिक हैं, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब आप इन लोगों का एहतसाब ही नहीं कर सकते हैं और हमारे मुल्क में इंसाफ ही नहीं है, तो फिर तो जो भी मिल रहा होगा वो हमें लेना पड़ेगा। हमारे बच्चों को जो मिल रहा है उनके वालिदैन ले रहे हैं, और जो लेने के बाद जो आउटपुट निकलती है वो बड़ी हैरियस है, और वालिदैन परेशान होते हैं, वो बच्चे परेशान होते हैं। और उसके बाद जब बच्चों को पता लगता है कि हमने अपना अच्छा खासा टाइम ज़ाया कर दिया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस कॉलेज के अंदर, तो वो बच्चे सीरियस होते हैं। उसमें से कुछ परसेंटेज सीरियस हो जाती है, आप उसको 20% लगा लें, वो सीरियस होकर अपनी पढ़ाई को मजीद बेहतर करने की कोशिश करती है, ऑनलाइन एजुकेशन लेती है, या यूट्यूब से हेल्प लेती है, स्किल सीखती है, तो वो किसी तरह सर्वाइव कर जाती है। और जो बाकी 80% है वो क्या करते हैं? वो सफ़र करते हैं। वो जनाब MBA करने के बाद पता लगता है वो क्लर्क लगे हुए हैं, उन्होंने मैथ कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री ली होती है, और बाद में पता लगता है कहीं क्लर्की कर रहे होते हैं। तो वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये पूरा एक ट्रेल है जो गवर्नमेंट से शुरू होगा, इंसाफ से शुरू होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे लोगों को पहुंचेगा। जब लोगों को ये बात ही नहीं बावर कि हमें यहाँ पे कोई एहतसाब हमारा कर सकता है, तो यूनिवर्सिटीज़ को क्या ज़रूरत है कि वो ठीक डिलीवरेंस करे? यूनिवर्सिटीज़ को तो अपने पैसे कैलकुलेट करने आते हैं ना जी, उनके पास तो टेबल पे कैलकुलेटर पड़े होते हैं। हम कैलकुलेट कर लें कि हमारे पास लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है जी, 38,000 बच्चे हैं उनके पास, 38,000 बच्चा वो पढ़ाती है। अगर आप उनकी फी कैलकुलेट करें तो वो बिलियन डॉलर्स में बनती है। बाहर के अब वो ममालिक में यूनिवर्सिटी तो क्या करे? वो पढ़ाए शहरों या शहरों बिलियन डॉलर्स कैलकुलेट करे? शहर की पॉपुलेशन होती है, छोटे कस्बे की पॉपुलेशन होती है 38,000। जी जी, 38,000 स्टूडेंट में आपको आज से 6 महीना पुराना, आपको मैं आपको उसका बता रहा हूँ, ये फिगर्स हो और सकता है 40,000 हो गए हों। और मैं रिज़ा भाई की बात को सेकंड करूंगा। पाकिस्तान में अगर ढके छुपे लफ्ज़ में लैंड ग्रैबर को कहना हो तो उसे रियल स्टेट के बिज़नेस से रिलेटेड करती है। एक्चुअली वो उनमें से 90% लैंड ग्रैबर्स हैं जो इलीगल ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, बेवाओं की, यतीमों की, और उसके ऊपर उनसे अंगूठे लगवा के और उनसे जाल साजी से कि जाओ जो करना है कर लो, 5-10% उनको असल पेमेंट करते हैं, और उस चीज़ को वो आगे हाउसिंग सोसाइटी और हाउसिंग स्कीमों के अंदर जो है ले जाती हैं। तो ये वाकई ये फ़िक्र की बात है। लेकिन सर हमने पॉजिटिव रहना है, हमने, आपने और मैंने पॉजिटिव कोशिश करते रहना है। जितनी ज़िंदगी हमारी बाकी है हमने इन लोगों से हार नहीं माननी।
हमने वो जैसे कहते हैं ना कि चाहे जंग लड़ते लड़ते ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना, हमने अपना पैगाम लोगों को देते रहना है। आप जैसे अच्छे लोग जो हैं उनको पॉजिटिविटी का मैसेज देते रहना चाहिए, उनको पॉजिटिविटी को फैलाना चाहिए। अब मैं एक चाहूँगा कि आप लास्ट मैसेज जो हमारी ऑडियंस हैं उनके लिए दें, क्योंकि यू पीपल आर हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान, यू पीपल आर इंस्पिरेशन। मेरे ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने का मकसद ये था। वैसे तो माशाल्लाह आप सब मेरे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, भाई हैं, मैं तो मुस्तफ़ीद होता रहता हूँ आप लोगों की बातों से, लेकिन मेरा ये था कि ये मैसेज जो है उन बच्चों तक पहुँचे पाकिस्तान के कोने कोने में जो अफोर्ड नहीं करते। रज़ा भाई से मिलना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए आपका मैसेज जो है वो अराउंड द ग्लोब जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा दो किस्म की कम्युनिटीज़ के लिए मैसेज दें। एक तो हमारे पाकिस्तानी जो हैं, और दूसरा 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, यानी हर 25 पाकिस्तानियों में से एक पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है। और मैं ये हमेशा पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि यार उन्हें भी शामिल करें, उन्हें भी मोटिवेट करें ताकि वो मुल्क के अंदर आएँ। कोई स्कॉलरशिप का निज़ाम वो बनाना चाहें पाकिस्तानी, वो क्या करते हैं चंदे इकट्ठे करके और वो मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों को दे देते हैं, जिनमें से कई तो वैसे ही फिर वो ऑब्जेक्शनेबल बातें उन पे हैं। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बड़ा सेंसिटिव एरिया है, उस एरिया में नहीं हम जाएंगे, हमने टच कर दिया। तो वो कोई ऐसा निज़ाम रखें कि हमारा निज़ाम तालीम बेहतर हो और पाकिस्तान में वो कुछ स्कूल्स बना सकें, कुछ चीज़ कर सकें और इस लेवल पे उन्हें ले जाएं कि मुल्क तरक्की करे। तो मेरा क्वेश्चन को मैं 2 हिस्सों में दूंगा कि मैसेज एक फॉर द पाकिस्तानीज़ लिविंग इन पाकिस्तान और एक फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। थैंक यू वेरी मच जवाद भाई। इसमें गुजारिश मेरी ये है कि देखें, जो ज़माना आगे बढ़ता गया मुश्किलात बढ़ती जाती हैं, लेकिन मुश्किलात के साथ साथ आसानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त हमें ये चाहिए, वालिदैन को भी मैं गुजारिश करूंगा और बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सोशल मीडिया की एक आसानी हमें मिली है उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाए। आज पाकिस्तान का 22 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है और मजीद हर साल 2 मिलियन बच्चा इसमें ऐड हो जाता है जो अपनी एजुकेशन मैट्रिक के बाद तर्क कर देता है। वो भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो वो 24 मिलियन बच्चा बनता है। आज यूट्यूब के होते हुए, फेसबुक के होते हुए पढ़ना इतना आसान है जितना जिंदगी में कभी भी नहीं था। ट्रू। अपना माइंड क्लियर करें बच्चे, अब वालिदैन इस बात को क्लियर करें। स्कूल ने, यूनिवर्सिटी ने और कॉलेज ने जो चीजें आपको देनी है वो आपको घर पे एक लैपटॉप, एक मोबाइल, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इस तरह के डिफरेंट चैनल्स के जरिए इजीली अवेलेबल कर रहा है। आप बजाय इसके कि अपना बहुत ज्यादा पैसा कहीं स्पेंड करें, बहुत ज्यादा पैसे की सोच रखें कि इतना पैसा होगा तो हम इस यूनिवर्सिटी में बच्चे को कराएंगे, आप अपने बच्चे को हैबिट डेवलप करें कि वो ऑनलाइन एजुकेशन लेना शुरू करें। ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा सोर्स है जो, एक तो अगर आपको फर्ज कीजिए कि ये सोर्स से एजुकेशन लेना आ गई तो यकीन जाने आप इसी सोर्स से अर्निंग भी करना शुरू करेंगे। अगर आप डिजिटल लर्निंग करेंगे तो आप डिजिटल अर्निंग भी करेंगे। ये कहीं पे लिख के रख लीजिए। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि डिजिटल लर्निंग इज इक्वल टू डिजिटल अर्निंग। आप डिजिटल लर्निंग करना शुरू करें, आप ऑटोमेटिकली डिजिटल अर्निंग के बहुत सारे वेज आउट निकाल देंगे और आप आराम से बैठ के अपने काम को, बिजनेस को, जॉब को सर अंजाम दे सकेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान के बच्चों को, वालिदैन को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि ऑनलाइन एजुकेशन को सीरियस लें और वो डिपेंड करें, जो रिसोर्स मटेरियल सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, अच्छे उस्तादों ने बनाया हुआ है, अच्छे इदारों ने बनाया हुआ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उससे भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें और उससे अपने बच्चों को लिटरेट करें। और जो ये लिटरेसी है जो आपको मिल रही है यूट्यूब के जरिए, मैं इसको नॉलेज इकोनॉमी में भी अपनी मूवमेंट कहता हूँ। दुनिया भर में इस वक्त जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी बड़े आप कह लीजिए जाइंट हैं, वो नॉलेज इकोनॉमी में अपने आप को मूव कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं बहुत पहले से। और हमारे पास अब ये वक्त आया है कि हम अपने बच्चों को नॉलेज इकोनॉमी में मूव करें। हमारे बच्चे जितना ज़्यादा नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाएंगे, डिजिटल लिटरेसी की तरफ जाएंगे, उतना ज़्यादा नॉलेज इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचेगा, उतना ज़्यादा हम कामयाब होंगे, उतना ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे हमें कमाने के और उतने ज़्यादा हम बाहर से भी अपनी एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे और बाहर से डॉलर भी ला सकेंगे। ये तो मेरा मैसेज है अपने पाकिस्तानी बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए कि जो डिजिटल लिटरेसी है वो समझ लें कि आपने हर सूरत में हासिल करनी है।
जो चीज़ आपको नहीं आती, जो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं ठीक आ रही, आपको फर्ज करें किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप उसको यूट्यूब पे वो चार लफ्ज़ लिख के डाल दीजिए, आपको उसकी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इतनी बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप सही तौर पे उसका डिसीजन ले सकेंगे, वेदर वो चीज़, वो काम, वो मामला आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली गुजारिश। दूसरा, जो हमारे पाकिस्तान के बाहर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, ओवरसीज़ हैं, देखिए ये तो वो लोग हैं जिनको हमें सलूट भी पेश करना चाहिए, सलामी भी पेश करनी चाहिए कि ये इतनी दूर बैठते हैं और अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने कल्चर से, अपना जो भी है, देखिए हमारा मुल्क है ना जी, मैं अगर अंदरून शहर का रहने वाला हूँ तो मैं कभी 2 महीने बाद अंदरून शहर की गलियों से गुजरूँ ना तो मैं एक खुशी महसूस करता हूँ कि यार यहाँ पे मैंने पला बड़ा हूँ और यहाँ से मैं खेलता था, यहाँ से ये खाता था। तो जो लोग इतनी दूर गए हुए हैं उन्होंने इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, और इस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान को डॉलर्स भेज रहे हैं, पाकिस्तान की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान लाने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों के लिए एक तो स्पेशल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं हमेशा इनकी बेहद रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये वो दलेर कौम हैं, या पूत कहना चाहिए, या बच्चे कहना चाहिए, या लोग कहना चाहिए, जो अपने सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद, अपने वालदेन से दूरी, अपनी फैमिली से दूरी, दोस्तों से दूरी होने के बावजूद इतनी दूर जाते हैं, पढ़ते हैं, या वहाँ पे कमाते हैं, अर्न करते हैं, और उसके बाद दिमाग फिर इनका पाकिस्तान से जुड़ा रहता है और अपने पाकिस्तान के बारे में बेहतर सोचते रहते हैं। देखें, पीछे जब ये मामला हुआ ना कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट नहीं दिया जाएगा, तो मैंने देखा कि उनकी तड़प कितनी थी, वो किस बहुत कदर डिस्टर्ब हुए, वो किस कदर परेशान हुए कि यार हमसे हमारे मुल्क में वोट का राइट लिया जा रहा है। और वो चीज़ देखने के बाद मुझे इस कदर अफसोस हुआ कि यार एक शख्स ऑलरेडी हमने उसको अजनबी कर दिया हुआ है, या एक शख्स ऑलरेडी मुसाफिर है और वो दूसरे मुल्क जाके हमारे लिए, वो अगर डॉलर ना भेजें सर, सर आपको इकोनॉमी को समझते हैं जी जवाब जी। साहब, अगर वो डॉलर ना भेजें तो हम तो अपनी रेंटल नहीं पे कोलैप्स कर सकते, जो कोलैप्स हो किस्तें नहीं पे जाएगा कर सकते सिस्टम, हैं। बिल्कुल तो सही। अगर उन लोगों की रिस्पेक्ट ये है, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज्यादती है। ये तो वो लोग हैं जिन्हें सुबह शाम उठते बैठते सलामी पेश करनी चाहिए कि यार आप पाकिस्तान का सरमाया हो। हम अगर यहाँ पे, मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं भी एक्सपोर्ट करने के बाद अगर $50,000 जनरेट करता हूँ ना, तो वो मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, वो एक आम काम है। आप वहां जाके जनरेट कर रहे हो, आप वहां जाके उनकी जेब से निकाल के यहाँ ला रहे हो, ये आप कमाल कर रहे हैं। आप रिसोर्स दे, ह्यूमन रिसोर्स दे रहे हैं उनको, आप अपनी स्किल्स उनको दे रहे हैं, आप वहां पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, आप वहां पाकिस्तानियों की भी पहचान बना रहे हैं कि हम भी कोई काम कर सकते हैं, हमारे अंदर भी क्वालिटीज हैं, हम भी जरखेज जेन हैं, हम भी अच्छे लोग हैं। तो मैं तो पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनकी हद से ज़्यादा इज्जत करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और मैं उनको समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का वो सुकून है कि खुदा ना खास्ता इस सुकून को अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कि पाकिस्तान के लिए अपने आप को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होगा। नो तो डाउट अबाउट इट। इसलिए हमें अपने इस ह्यूमन रिसोर्स की, हमें अपने इन भाइयों की, बहनों की हद से ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। इनसे जो ये हमें वहाँ से इस मुल्क की खिदमत करते हैं ना जी, जवाब साहब, जो खिदमत ये करते हैं ना, यहाँ पे 20 लाख रुपए टैक्स देने वाला बंदा वो खिदमत नहीं कर रहा। यहाँ बिल्कुल पे सही। जो बंदा 20 लाख टैक्स दे रहा है ना जी, फर्ज करें मैंने 20 लाख रुपए टैक्स दिया है, या किसी और ने 20 लाख रुपए टैक्स दिया है, तो उसने 20 लाख से ज्यादा रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज खुद कंज्यूम किया। इस्तेमाल किए। और बिल्कुल सही। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे 10 लाख टैक्स दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 20 लाख रुपए अगर टैक्स दे रहे हैं तो उन्होंने 500 लाख रुपए टैक्स चोरी किया है, बिल्कुल उन्होंने सही। टैक्स दिया ही नहीं है। तो बिल्कुल सही। एक वो बंदा जो जाके बाहर से पैसे ला के अपनी गवर्नमेंट के जरिए दे रहा है कि स्टेट बैंक में मेरे रिजर्व्स रखो, मैं पैसे भेज रहा हूँ, अपने रिजर्व्स को बैलेंस रखो, दुनिया में शान से जियो, दुनिया में तुम्हें कोई बैंक करप्ट ना कह सके, कोई और ऐसी बात ना कर सके, तो ऐसे लोगों की तो कदर की जाती है, उन्हें तो पलकों में बैठाया जाता है सर। सर आरडीए के तहत बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने भी कन्विंस किया है, और बहुत एक बड़ा पोर्शन पैसों का इधर लेके आए हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिलके इनके लिए कुछ ऐसा प्रपोज़ल भी बनाऊंगा कि ये वहाँ से बैठ के अपने बिजनेसेस को पाकिस्तान में कंट्रोल कर सकें, चाहे चैरिटीज़ को करें, चाहे स्कूल सिस्टम को करें, या और चीज़ को करें। कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं और रज़ा भाई आपके साथ ऑफ एंड ऑन शेयर करते रहेंगे, और आप लोगों को कोशिश करेंगे कि मुल्क की जो खिदमत हम कर सकते हैं, जहाँ तक आज हम अपनी ज़िंदगियों में पहुँचे हुए हैं, वो इसी मुल्क के साथ हम इसकी वजह से ही पहुँचे हैं। शिकायतें भी होती हैं, अपनों से ही होती हैं, उम्मीदें भी होती हैं कि अपने इम्प्रूव करेंगे, और हम इस हमेशा खुश उम्मीद रहेंगे।
हमेशा पाकिस्तान के लिए कोशिश करते रहेंगे। मुझे यकीन है ये मेरे भाई भी बड़ा दर्द रखते हैं मुल्क का, और हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो हम यही बातें करते हैं कि हम किस तरह इम्पेक्ट जो है सोसाइटी पे कोई अपना छोड़ जाएं कि जिससे कहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतरी हो। तो आप सब खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंशाल्लाह ताला फिर मैं रज़ा भाई को कहूँगा ऑफ एंड ऑन हमें कुछ ना कुछ पर्ल्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर करें। आज आपकी मुलाकात इनसे हमने करवाई है और इंशाल्लाह सीरीज़ ऑफ मुलाकातें आगे होती रहेगी। तब तक थैंक के यू वेरी लिए मच। हमें खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।